क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हमने बड़े अच्छे से कवर किया है हमने, और देखा हमने कि बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर लगाए हमने। तकरीबन मानकर चलिए कि आपने कई 100 क्वेश्चन आपने जो है उसके ऊपर सॉल्व किए हुए हैं आपने। और आपने ये भी देखा था कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का कनेक्शन जो है वो कई सारे डिफरेंट चैप्टर के साथ भी था। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। कि सेल कैसी होती है सेल, ये तो हमने देखा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। अब बात करेंगे हम कि सेल अपने आप को डिवाइड कैसे करती है, क्या प्रोसेस होता है उसको डिवाइड करने का, सेल साइकिल क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर का वेटेज कितना है। इस चैप्टर का वेटेज है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन के। मानकर चलिए कम से कम जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आते हैं आपके। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है कि मियोसिस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बेटा, और मियोसिस में क्वेश्चन या तो प्रोफेज फर्स्ट के ऊपर आएगा या मियोसिस सेकंड में एनाफेज सेकंड के ऊपर आएगा। ठीक है, फिक्स फॉर्मेट के यानी क्वेश्चन आता है जरूर। तो मियोसिस को हमें ध्यान से देखना है। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका आएगा माइटोसिस के ऊपर आएगा या सेल साइकिल के ऊपर आएगा, और सेल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आएगा या माइटोसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने कहा ना 2 से 3 क्वेश्चन को ये कवर करता है। ठीक है, तो मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स को हम इसके बाद लेंगे। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ दे रखा है, देन बायोमोलिक्यूल्स, फिर सेल साइकिल और सेल डिवीजन दे रखा है। हम अपनी समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेहतर प्रकार से कोई चीज हमको समझ में आए तो हम अपना क्रम अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, हम सब ये जानते हैं अच्छे से, हमने जो 12th वाला जो पोर्शन है उसमें हमने जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को देखा, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखा हमने। ठीक है ना, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा कि कोई भी जीवन की शुरुआत, कोई भी जीव की शुरुआत जो होती है वो एक सिंगल सेल से होती है। उसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम जाइगोट कहते हैं। मतलब एक सिंगल सेल जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बनती है, विच इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में होते हैं डिवीजन। ठीक है, और उन डिवीजन से क्या होता है, मल्टी सेल्ड कंडीशन बनती है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर बकायदा हम पूरा एक जीव बनता है। मतलब हम सब का जन्म एक सिंगल सेल से हुआ है, और उस सिंगल सेल में हुआ है डिवीजन, जिससे कि मल्टी सेल्ड बनी, और फिर उसमें जो है वो सेल्स ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, अलग अलग ऑर्गन्स बन गए। ठीक है, तो देखिए मतलब जो आप एनिमेशन देख रहे हैं यही सच है। ये जाइगोट है, देखिए 2 सेल बना, 4 सेल बना, यहां पे 8 सेल बना, इसमें लगातार जाइगोट डिवाइड कर रहा है और एक जो है वो मल्टी सेल्ड एम्ब्रियो को वो बना रहा है। ये जो आप डिवीजन देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्लीवेज है, यानी माइटोसिस है, जिसमें कि सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, लगातार डिवीजन चल रहे हैं। ये हमने कहां पढ़ा है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले हिस्से में इस पर बात की हुई है। तो अभी इतना समझ गए हम कि जो एक सिंगल सेल है वो सिंगल सेल डिवाइड कर रही है, मल्टी सेल्ड कंडीशन बन रही है, और उससे ही जीवन जो है वो आगे बढ़ रहा है। क्या जैसे हम देख सकते हैं कि यानी एक सेल डिवाइड किया, 2 बन गया, 2 से 4 बन गया। मतलब ऐसे जो है सेल्स अपने नंबर को बढ़ाती है। जब कभी, ध्यान से बात सुनिए कि जब कभी ग्रोथ, जब कभी वृद्धि होती है उसमें सेल के नंबर बढ़ता है। मान लो कोई ऑर्गन ग्रो कर रहा है और जो है वो सेल का नंबर लगातार बढ़ रहा है कि नंबर, यदि कोई अतिवृद्धि या हम बोले एक्स्ट्रा ग्रोथ, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ, ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ सेल के डिवाइड करने से होती है, तो उसे बोलते हैं हम हाइपरप्लाजिया कहते हैं। हाइपरप्लाजिया कहते हैं, सेल का नंबर बढ़ने पर होती है।
ठीक है। और इसका जैसे मैंने आपसे कहा कैंसर है, कैंसर क्या होता है, कैंसर इज ए अनकंट्रोल्ड, इट इज ए अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ये एक प्रकार से हम कहते हैं कैंसर क्या है, कैंसर एक अनकंट्रोल्ड विभाजन है, लगातार सेल डिवाइड करिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। कभी कभी सेल अपना साइज बढ़ाती है, केवल सेल अपना साइज बढ़ाती है, नंबर नहीं बढ़ाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर ट्रॉफी बोलते हैं उस कंडीशन को हम, ठीक है। तो हाइपरप्लाजिया का संबंध किस बात से बेटा, हाइपरप्लाजिया का संबंध है नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने पर। और एक कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसमें कि सेल्स लगातार डिवाइड होती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इमोर्टलिटी, अमरता होती है, कि हम कहते हैं कि इमोर्टलिटी, अमरता संभव है, ठीक है। मतलब क्योंकि कैंसर कोशिकाएं अमर कोशिकाएं होती हैं, वे यदि उनको बराबर न्यूट्रिशन मिलता रहे तो वो लगातार डिवाइड करती रहेंगी वो, और उनका जो एजिंग का प्रोसेस है वो रुक चुका होता है, वो लगातार डिवाइड कर रही होती है। मतलब यह है कि कैंसर कोशिकाएं इमोर्टल सेल्स हैं, अमरता की ओर वो इशारा करती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल कैंसर जो है वो, अब आप बोलोगे सर कैंसर तो एक बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है, क्योंकि आपके हम सबकी बॉडी में ऑर्गन की अपनी एक लिमिटेड जगह होती है। यदि उस ऑर्गन का कोई हिस्सा रैपिडली ग्रो करने लगे, लगातार सेल्स बढ़ने लगे, तो वो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा, एक टिश्यू बड़ा सा बन जाएगा। वो टिश्यू क्या करेगा, फिर आसपास के ऑर्गन को प्रेस करेगा, और उन्हें प्रेस करेगा, और उसके प्रेस करने से क्या होगा कि प्रेशर इफेक्ट से दूसरे ऑर्गन काम नहीं करेंगे। कई बार बॉडी को फोड़कर वो टिश्यू बाहर निकल आएगा, और कई बार उस टिश्यू की सेल जो होती है वो क्लोज, यानी वो सेल जो होती है वो प्रॉपरली स्टिक सेल नहीं होती है, वो लूज होती है सेल, तो वो सेल निकल के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में पहुंच जाएंगी, वहां जाके ग्रो करने लगेंगी वो। तो खतरनाक बीमारी है, अभी तक इलाज नहीं मिला, अभी हम जो है शुरुआती दौर में ये इलाज के। तो चलिए लौट के आते हैं। तो मतलब ये है कि यदि हम बात करें तो कैंसर का संबंध जो है वो कई मैंने कहा ना, कैंसर का संबंध भी सेल डिवीजन से। इसका मतलब ये कि मैंने आपको बताया नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल जो ग्रोथ है, नॉर्मल जो डेवलपमेंट है, उससे लेके बीमारी तक सब चीजों का संबंध कहां पर आ रहा है, सेल डिवीजन में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्या है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, ठीक है, ठीक। वृद्धि और प्रजनन कोशिकाओं की विशेषता होता है, कि मतलब सेल अपने आप को ग्रो करती है। जैसे मैंने कहा कि एक सेल है, सेल ने अपने आप को ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद वो डिवाइड कर गई दो में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ग्रोथ, और ये क्या हुआ, ये इसका हुआ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेल ने अपना साइज बढ़ाने, अब ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको यह बात बतला चुका हूं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपसे कहा था, जब एक सेल लगातार ग्रोथ करती है तो सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो उस वॉल्यूम के चलते जो है सेल का साइज बढ़ जाएगा, और सेल का साइज बढ़ेगा तो सरफेस वॉल्यूम रेशो कम होगा, और सरफेस वॉल्यूम रेशो कम होगा तो उसके चलते क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्टर्ब होगा, और जब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। हमने ये बात की थी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, मैंने आपसे कहा था कि एक सेल लगातार यदि ग्रो करेगी तो सेल का साइज लगातार बढ़ता रहेगा, तो उस बढ़ते हुए साइज को मैनेज करने के लिए जो है वो सेल के न्यूक्लियस को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस अपने डीएनए कंटेंट को भी डबल कर लेगा कि ताकि वो काम को संभाल सके। अब न्यूक्लियस भी डबल हो गया, साइटोप्लाज्म भी डबल हो गया, लेकिन सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो घट गया और न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी डिस्टर्ब हो गया। तो सेल को अपने सरफेस वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने के लिए, अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स को बनाए रखने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वापस से नॉर्मल कंडीशन बन जाए, ठीक है। आगे और बात करते हैं इसके ऊपर हम। देखिए क्या लिखा है अभी, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू, सभी कोशिकाएं दो में विभाजित होकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं। विथ ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल। देखिए मैंने आपसे कहा ये एक पेरेंटल सेल है, इसने अपने आप को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद इसने क्या किया, डिवाइड किया इसने, फिर डिवाइड की हुई सेल अपने आप को ग्रो करेंगी, ये अपने आप को ग्रो करेंगी, फिर ये आगे डिवाइड कर जाएंगी, आगे डिवाइड कर जाएंगी, है ना, ठीक है। ये लगातार साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना, क्लियर। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि एक सेल के जीवन में क्या हो, मैंने कहा इस सेल के जीवन में क्या हो, तो आप बोलोगे इस सेल के जीवन में दो घटनाएं घटी। आप बताओगे कि सर इस सेल के जीवन में दो घटनाएं घटी। पहली घटना घटी कि इस सेल ने अपने आप को ग्रो किया, उसने ग्रोथ किया पहले,
फिर मैंने पूछा दूसरी घटना क्या घटी बेटा, तो आपने कहा सर इसको देख के समझ में आ रहा है कि दूसरी घटना ये घटी कि इसमें ग्रोथ के बाद क्या हुआ, इसमें डिवीजन हुआ। ठीक है, ठीक। फिर डिवीजन से क्या हुआ, डॉटर सेल बन गई। डॉटर सेल ने फिर क्या किया, ग्रोथ किया। ग्रोथ का फिर डिवीजन हुआ। मतलब ये है कि एक सेल के जीवन में, एक सेल के अपने खुद के जीवन में, एक अकेली सेल के जीवन में क्या होता है, ग्रोथ होता है, देन डिवीजन, ग्रोथ देन डिवीजन। ठीक है ना, क्लियर। These newly formed daughter cell can themselves grow and divide, giving rise to new cell population that is formed by the growth and division of the single parental cell of its progeny। देखिए क्या बोल रहा है, एक सेल है, ग्रो किया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हुई सेल फिर ग्रो की है, फिर ग्रो की, फिर ये भी डिवाइड हो गया। यही तो बोलता रहा है कि ये भी डिवाइड हो गया, और ऐसा लगातार चलता रहेगा। इसका मतलब ये है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, ऐसी साइकिल जो ग्रोथ और डिवीजन से बनी होती है, वो एक सेल के जीवन चक्र को शो करती है, और इसके कारण ही मिलियंस ऑफ सेल बन जाती हैं। इन अदर वर्ड्स सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स के। इसका मतलब यह है कि ऐसे ही ग्रोथ और डिवीजन की जो साइकिल्स होती है बेटा, वो लगातार जो है एक सेल में चलती रहती है। तो क्या होता है, मैंने कहा एक से क्या हुआ, एक से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बनेगा डिवीजन होने पे, 4 से 8 सेल बनेगा, 8 से 16 सेल बनेगा, 32 सेल बनेगा, 64 के 128, 256, 512, 1024 के 2048, ऐसे हर डिवीजन में नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे और फाइनली मिलियंस ऑफ सेल बनेंगी। और ऐसे ही तो हम बने, जाइगोट एक सिंगल सेल थी, उसमें डिवीजन होता चला गया, उससे मल्टी जो है वो हमारी बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऐसी तो बनी है। हमारी बॉडी में जो अरबों कुछ सेल्स हैं वो कैसे बनी है, वो एक सेल के डिवाइड होने पर लगातार बनी है। ठीक है ना, देखिए, है ना, आपको ये एनिमेशन बतलाता है कि कैसे, देखो, है ना, कैसे सेल ग्रो करती हैं। देख रहे हैं आप कि ये है ना, ये तो बिल्कुल आपको एक इनिशियल के ऐसे जो है वो लगातार सेल से ग्रोथ होती है। 2 सेल थी, 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, लगातार है ना, ऐसे सेल जो है ऐसे ही जो है ऐसे सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है, ग्रो करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए, तो हम एक बिल्कुल सिंपल सा हम जो है एक फ्लो चार्ट है ना, आपकी कॉपी में एक बिल्कुल सिंपल सा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। एक सेल देख रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है, ये सेल क्या किया, ये सेल ग्रो किया, ठीक है, ये सेल ग्रो किया, ठीक है, ग्रो करने के बाद क्या किया, ये सेल जो है वो डिवाइड कर गया। ठीक है, क्लियर। तो क्या हुआ, हमने कहा पहले ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के बाद क्या हुआ बेटा, डिवीजन हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर। और इस पूरे ने ग्रोथ और डिवीजन के पूरे एक सेल के बनने से लेके उसके डिवाइड होते हैं, एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का टोटल टाइम पीरियड उस सेल का जीवन चक्र है, उस पर्टिकुलर सेल का वो लाइफ साइकिल है, उसी को सेल साइकिल कहते हैं। क्या सेल साइकिल में सबसे पहले ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ फेज को क्या बोलते हैं, ग्रोथ को मैंने आपसे कहा था, पहले भी मैंने आपको बताया था, हम ग्रोथ फेज को इंटरफेज क्यों बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था इंटर का मतलब है 2 के बीच में, तो इंटरफेज किन 2 के बीच में, डिवीजन ग्रोथ, डिवीजन ग्रोथ, डिवीजन ग्रोथ, मतलब 2 डिवीजन के बीच में क्या है, ग्रोथ फेज है, और वही ग्रोथ फेज क्या है, इंटरफेज है। ठीक है, क्लियर। तो इंटरफेज दी ग्रोथ फेज के। फिर जब सेल डिवाइड करती है उसे बोलते हैं माइटोटिक फेज कहते हैं। जैसा फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ यहां पर, वैसा ही फ्लो चार्ट आप कॉपी के अंदर बनाएंगे बेटा। क्लियर। और इंटरफेज में जो है वो 3 अवस्थाएं शामिल होती हैं। पूरी सेल साइकिल में 4 अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी फ्लो चार्ट में नोट कर लीजिए, G1 फेज, S फेज और G2 फेज के मिलने पर क्या बनता है, इंटरफेज बनता है। ठीक है, और M फेज क्या होता है बेटा, वो माइटोटिक फेज दी M फेज, माइटोटिक फेज दी M फेज, जब सेल डिवाइड करती है। क्लियर, ठीक है। मतलब यह हुआ कि नंबर 1, पहला तो क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल साइकिल, तो आप बोलोगे एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होने तक का जो टोटल टाइम पीरियड है वो उसका सेल साइकिल है। सेल साइकिल में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट घटते हैं, ग्रोथ और डिवीजन, और ग्रोथ की अवस्था को हम इंटरफेज कहते हैं, डिवीजन वाली स्टेट को हम माइटोटिक फेज कहते हैं, और ग्रोथ फेज में जो है वो 3 सब फेजेस इन्वॉल्व हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज के, और डिवाइडिंग फेज क्या होता है, M फेज, माइटोटिक फेज होता है। मतलब कुल सेल साइकिल में 4 अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 4 फेजेस इन दिस सेल साइकिल, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज होता है। क्लियर। चलिए देखिए ना कैसे होता है।
ये मैंने, तो ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि अब नई बनी सेल जो है वो भी ग्रो करेगी, फिर वो भी डिवाइड करेगी। तो क्या देखा हमने, कहा जीवन फेज सबसे पहली अवस्था है, उसमें सेल ग्रो करेगी। एस फेज दूसरी अवस्था है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। G2 फेज, अब हर फेज में क्या होता है हम आगे बात करेंगे कि देन G2 फेज है, देन उसके बाद माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज में दो घटनाएं घटती हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, नाभिक के विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस के, क्या बोलते हैं उसको हम, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है आंसर देखते हैं। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस in all living organisms. ठीक है, during the division of a cell the DNA replication and cell growth also takes place. के देखिए साफ साफ, अब एनसीईआरटी के एक एक लाइन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे बेटा, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना करें इस हिस्से में हम, और एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए हमको। याद रखिए, सभी जीवित जीवों में सेल डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। के जैसे आप बात करें माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस इज द मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ, एम्ब्रियोजेनेसिस, रिपेयरिंग। ठीक है, बॉडी टिश्यू में रिपेयरिंग करना है, एम्ब्रियो को डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, माइटोसिस द मेन डिवीजन के। ठीक है, फिर दूसरा है मियोसिस, इट इज द डिवीजन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये लैंगिक प्रजनन के दौरान होने वाला डिवीजन होता है, जो गैमीट फॉर्मेशन में या स्पोर के बनाने के लिए होता है। के तो क्या बोला हमने कहा म्यूसिस का नंबर लिमिटेड काम है उसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय ये काम करता है म्यूसिस के। अदरवाइज नॉर्मली माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ द ग्रोथ, डिवीजन ऑफ द रिपेयरिंग एंड द एम्ब्रियोजेनेसिस के। और हमेशा जब भी सेल में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, न्यूक्लियस सेल का, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशियस चीज क्या है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। तो हमेशा जब भी सेल डिवाइड करती है अपने डीएनए को वो डुप्लीकेट जरूर करती है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक होता है। एक बार सेल ने अपने डीएनए को डबल कर लिया तो सेल मस्ट डिवाइड, उसे डिवाइड करना ही होता है। ठीक है ना, all these processes, cell division, DNA replication and cell growth hence have to be take place in a coordinated way to ensure the correct division and formation of progeny cell containing the intact genome। देखो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी घटनाएं हो रही है कि एक सेल, देखो क्या हो रहा है, हो यह रहा है कि एक सेल अपने आप को उसने ग्रो किया, ठीक है, फिर वो दो में डिवाइड कर गई वो, ठीक है, फिर डिवाइडिंग सेल जो है वो अपने आप को ग्रो कर रही है, आगे फिर ये भी डिवाइड कर जाएंगे, आगे फिर ये भी डिवाइड कर जाएंगे, है ना, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे मैंने कहा ना कि ये डिवीजन हुआ, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, इसकी ग्रोथ हुई, ये सब की सारी प्रक्रिया बाकायदा वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड वे में। अब इसका कहने का मतलब ये कि वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब है कि सेल साइकिल में एक क्रम होता है, और वो क्रम क्या होता है, सबसे पहले G1 फेज होता है, उसके बाद होता है S फेज, उसके बाद होता है G2 फेज, उसके बाद होता है M फेज के, और ये सब कुछ साइक्लिक वे में होता है, यानी G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, ये बाकायदा वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होती है के, और इस बात को अच्छे से सुनिश्चित किया जाता है, इस बात को अच्छे से इंश्योर किया जाता है कि जो डीएनए सेल्स यानी जो डॉटर सेल बनेंगी उनके पास पर्याप्त मात्रा में डीएनए होना चाहिए, और उनके पास में डीएनए नॉर्मल होना चाहिए, और डीएनए में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो बराबर डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है, और डीएनए को G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, S फेज में डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को डबल करता है। डीएनए के डुप्लीकेशन को, सेल के अंदर होने वाले डीएनए के डुप्लीकेशन को, डीएनए के द्विगुणन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, पुनरावर्तन कहते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर।
द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ठीक है, घटनाओं का वो क्रम जिसमें कि सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करती है, ठीक है, जीनोम को, अपने डीएनए कंटेंट को, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को डुप्लीकेट करती है, सिंथेसिस सिंथेसाइजेज द अदर कांस्टेंट, अपने बाकी के सेल कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के व्हाटएवर सेल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट उनको भी वो बनाती है, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और अंत में वो दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। और इससे क्या बोलते हैं, इस घटनाओं के सीक्वेंस को, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को, घटनाओं के इस क्रम को हम सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? सेल साइकिल कहते हैं। मतलब सेल साइकिल में क्या हो रहा है, मैंने कहा कि सेल साइकिल में डीएनए या जीनोम अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, अपने बाकी सारे सेल कंपोनेंट बना रहा है, और फाइनली सेल दो में डिवाइड होती है। अब ध्यान से बात सुनेंगे कि मतलब G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2 फेज, फिर आता है M फेज, देन फिर G1 फेज के। ये पेरेंटल सेल है, ठीक है, ये पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल है, यहां पर ये डिवाइड होके दो सेल बन गए इसके, फिर ये सेल का अपना जीवन आगे बनेगा G1 फेज में, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कहा कि हर बार एक नई सेल जो बनती है सबसे पहले G1 फेज में जाएगी, S फेज में जाएगी, G2 फेज में जाएगी और M फेज में जाएगी, ठीक है। तो S फेज में जो है, S फेज का मतलब है सिंथेटिक फेज, जहां पर डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है। इस अवस्था में डीएनए अपना द्विगुणन करता है, डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है एस फेज में, ठीक है ना, क्लियर। तो एक तो ये हो गया। बाकी G1 फेज और G2 फेज में बाकी सारे सेल कंपोनेंट, सारे प्रोटीन, जो कुछ एसेंशियल है सेल के अंदर के लिए, सेल की लाइफ को शुरू करने के लिए, वो सब कहां बनता है? G1 और G2 फेज में बनता है, ठीक है। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, एक लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है। डीएनए सिंथेसिस occurs only during one specific stage in the cell cycle, और वो स्टेज क्या होती है? वो होती है एस फेज, वो होती है एस अवस्था, ठीक है। हालांकि कोशिका की वृद्धि, सेल ग्रोथ, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता है, वो एक लगातार होने वाली घटना है। लगातार कंटिन्यूअस जो है साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ता रहता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक विशेष अवस्था में होता है, और उसे बोलते हैं एस फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? उसको हम एस अवस्था कहते हैं, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम और डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और ये क्या से होता है बेटा? थ्रू द माइटोसिस और मियोसिस से होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी रेप्लिकेटेड डीएनए है, जो अपना जिस डीएनए कंटेंट को डबल कर चुके हैं हम, उसको हमें डॉटर न्यूक्लियाई में देना होता है। तो इसके बांटने की प्रोसेस, पूरा जो खेल है यानी माइटोटिक फेज में सारा जो प्रयास है, सारा जो खेल है ना, कि न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बनेगा, सेंट्रियोल अपने आप को पोल पर अरेंज करेंगे, सब कुछ इसलिए होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम बराबर बराबर बांट सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सेल का जीनोम, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो होता ये बेटा कि जो माइटोटिक फेज है उसका पर्पस ये होता है कि हम जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है उनको डॉटर सेल्स को पर्याप्त मात्रा में दे सकें, उनको हम इक्वली यानी बगैर किसी गलती के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकें के। और ये सभी चीजें क्या होती हैं? वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती हैं, ये अनुवांशिक नियंत्रण में होती है। ऐसा नहीं है कि सेल अपने मन से डिसाइड कर लेके, मतलब ये घटनाएं अपने आप नहीं चलती, मतलब सेल इसको डिसाइड करती है। देखिए सिंपल सी बात है, हम कभी गौर करते हैं, हमारा स्किन है, ठीक है ना, यदि यहां पे कोई कट लग जाए चोट लग जाए, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो है हमें कट लग गया, 2-4 दिन के बाद देखेंगे आप, तो आपका वो कट भरा गया है वो जगह, और स्किन आपकी नॉर्मल होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जहां पर चोट लगती है, कहीं पर जो है डैमेज होता है, तो वहां पर जो है वहां की सेल्स, वहां की जो आसपास की, उस चोट के आसपास की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है कि तुमको डिवाइड करके इस घाव को भरना है। हमारी बॉडी हीलिंग करती है, कई जगह पर जो है वो डैमेज सेल जो होती है, यहां पे डैमेज ऑर्गन का हिस्सा होता है, वहां पे हेल्दी सेल्स ग्रो करना शुरू करती है वो,
ठीक है, एक्सेप्ट, एंड ये फिनोमिना केवल हमारे ब्रेन पर लागू नहीं होती है, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये पूरी घटना है, सब कुछ इसके पूरे इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास में होती है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है कि सेल को कब डिवाइड करना है, कितनी बार डिवाइड करना है। हम सबकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी है कि हमारा जीवन कितना है, कितने साल हम जिएंगे, ये उस घड़ी पर लिखा हुआ है। पता है आपको वो घड़ी क्या करती है, वो जो बायोलॉजी आपको पता है, आपको ये पता है कि टीलोमेरिक डीएनए पर होती है वो वॉच के, एंड बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि ये टीलोमेरिक डीएनए पर ये हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसने नंबर ऑफ डिवीजन, यानी एक सेल जो है वो कितनी बार डिवाइड करेगी, एक सेल से बनने वाली सेल कितनी जनरेशन, यानी एक डीएनए, एक पर्टिकुलर डीएनए कितनी जनरेशन अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ये तय है। हम सबकी बॉडी में तय है ये कि एक डीएनए, एक सेल का जो डीएनए है वो जब भी डिवाइड करेगी सेल, डीएनए डुप्लीकेट करेगा, तो डीएनए कितनी बार अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है ये तय है, इसकी एक लिमिट है इसकी, और उस लिमिट को बोलते हैं हम हेफलिक लिमिट, उसको बोलते हैं हम हेफलिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, और ये जो लिमिट है ये डिसाइड करती है कि हमारी उम्र कितनी होगी। आप देखेंगे कुछ परिवारों में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो 100 साल तक जीते हैं, वो बोलते हैं भी हमारे तो परदादी और परदाजी भी अभी हैं 102 साल के हैं वो। फिर देखेंगे आप कि उनके घर परिवार में लोगों की उम्र ज्यादा है। कई लोग आप देखेंगे कि उनके परिवार में सबसे उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे दादाजी की डेथ जो है वो 70 साल की उम्र में हो गई थी, और हमारे जो है वो हमारे रिलेटिव जो है वो भी 68 ईयर 70 ईयर, मतलब उससे ऊपर किसी की उम्र है नहीं। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर की जो डेथ है वो 70 साल 65 साल की उम्र में हो गई। मतलब उस पूरे परिवार का जो जीनोम है उसमें जो है डीएनए जो है वो बहुत लंबी उम्र के लिए वो। अब आप बोलोगे सर डेथ का कारण, मैंने कहा कि डेथ का एक्सेप्ट एक्सीडेंट छोड़ दिया, तो डेथ का कारण क्या, मैंने कहा कि भाई ऑर्गन फेलियर हो गया, कोई समस्या हो गई कि कोई डिजेनरेटिव, मतलब ऐसा हो गया कि भाई आदमी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए सेल लगातार डिवाइड करके उसको मैनेज कर रही होती है। और देखिए सिंपल सी बात है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सेल्स संख्या में अधिक बनती है और मरती कम है। डे वन से, यानी मृत्यु की शुरुआत तो डे वन, यानी जीवन के पहले दिन से ही मृत्यु की ओर आदमी बढ़ना शुरू होता है। यानी डेथ इज एन एंड और बर्थ इज ए बिगिनिंग पॉइंट। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हर दिन आप जो है वो इस पॉइंट की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो डे वन से बहुत शुरुआत होती है। लेकिन अब होता क्या है, जब छोटे बच्चे होते हैं तब हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स अधिक बन रही होती है और मरने वाली सेल की संख्या कम होती है। रिजल्ट इज ग्रोथ, मोर सेल्स बन रही हैं, थोड़ी सी सेल मर रही है, रिजल्ट इज ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, तब जितनी सेल बन रही होती हैं उतनी सेल मर रही होती हैं, रिजल्ट इज स्टैग्नेंट ग्रोथ। कि एक व्यक्ति जो है 25 साल से लेके 50 साल तक वो आदमी जो है वो 45 साल की उम्र तक 50 साल की उम्र तक आदमी जो है वो एक स्टैग्नेंट ग्रोथ पर रहेगा। अब जब और ओल्ड हुए तो क्या होता है, अब नंबर ऑफ सेल्स कम बन रहा है क्योंकि धीमे धीमे हेफलिक लिमिट के पास पहुंच रहे हैं। अब सेल जो है वो धीमे धीमे डिवाइड करने को उसने स्लो कर दिया है, धीमे धीमे हीलिंग भी शुरू हो गई बॉडी के अंदर। अब सेल जो है आगे डिवाइड कम कर रही है, लेकिन सेल मर अधिक रही है और उनका रिप्लेसमेंट प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव ग्रोथ। ऑर्गन धीमे धीमे काम करना बंद कर देंगे और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, प्राकृतिक मृत्यु होगी, नेचुरल डेथ होगी। ठीक, और ये मतलब ये सारी घटनाएं और ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें जो है साइंस में प्रूफ हो चुकी है, इनके एविडेंसेस हमारे पास में। ठीक है, जैसे देखिए आप, यानी हम बात कर रहे हैं कि सेल साइकिल के जो इवेंट्स हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये सब जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए देयर आर सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, CDK एंड साइक्लिन के। CDK का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के,
CDK का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के, ठीक है, CDK एंड साइक्लिन। ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं सेल साइकिल के इंजन, इनको बोलते हैं हम इंजन ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। और जो है ये वो मॉलिक्यूल हैं जो डीएनए के गाइडेंस से बनते हैं, यानी डीएनए के गाइडेंस से बनते हैं और यही सेल साइकिल के G1 फेज को S फेज में कन्वर्ट करते हैं, S फेज को G2 में लेके आते हैं, यानी यही वो है जो पूरा का पूरा परिवर्तन में रोल प्ले करते हैं, पूरी की पूरी सेल साइकिल में रोल प्ले करते हैं। देख रहे हैं आप बैठ के, ठीक। तो CDK और साइक्लिन सेल साइकिल के इंजन्स कहलाते हैं। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल करते हैं और ये मॉलिक्यूल्स बनते किसके अंतर्गत हैं? ये जेनेटिक कंट्रोल में बनते हैं। तो जो एनसीईआरटी ने एक लाइन में जो बात कही है ना, दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, तो कहने का मतलब है कि यहां पे जीनोम कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाते हैं और वही प्रोटीन जो है सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। कि वो क्या है? वो है सेल साइकिल के इंजन कहते हैं उसको। देखिए अब एनसीईआरटी से बाहर निकल के बात करें। टिम हंट डिस्कवर्ड द फर्स्ट साइक्लिन मॉलिक्यूल इन द अर्ली 1980s। क्या टिम हंट ने 1980 की शुरुआत में पहले साइक्लिन मॉलिक्यूल को खोज निकाला, पहले साइक्लिन मॉलिक्यूल को खोज निकाला। साइक्लिन्स आर द प्रोटीन फॉर्म्ड एंड डिग्रेडेड ड्यूरिंग ईच सेल साइकिल। के साइक्लिन वे प्रोटीन होते हैं जो हर एक सेल साइकिल के दौरान जो है बनते हैं, कि उनका निर्माण होता है और उनको डिग्रेड कर, उनको हटा दिया जाता है। मतलब जब ये बनते हैं तो इस बात का इंडिकेशन है कि सेल डिवाइड करने वाले कर रही है, और जब डिग्रेड आते हैं मतलब सेल केवल ग्रोथ कर रही है। जब जब सेल ग्रोथ कर रही है और ग्रोथ के दौरान भी ये कई सारी फेजेस को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दे वेर नेम्ड साइक्लिन बिकॉज द लेवल ऑफ दिस प्रोटीन वेरी पीरियडिकली ड्यूरिंग द सेल साइकिल। के इनको हम साइक्लिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल साइकिल की अलग अलग अवस्था में इनका लेवल, इनका मॉलिक्यूल का लेवल जो है वो बदलता रहता है। के दिस साइक्लिन बाइंड्स टू दी CDK मॉलिक्यूल। CDK का फुल फॉर्म क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के। और काइनेज जो होते हैं वो सेल के सिस्टम में एक बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करते हैं। के तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है वो साइक्लिन के ऊपर निर्भर होते हैं और thereby regulating the CDK activity and selecting the protein to be phosphorylated। के अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस जो होते हैं उनसे साइक्लिन जुड़ जाते हैं और वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस की एक्टिविटी को कंट्रोल रेगुलेट करते हैं वो। और वास्तव में ये स्पेसिफिक प्रोटीन, और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं दे आर दी बेसिकली दी ट्रिगर प्रोटीन। ये एक तरीके के ट्रिगर प्रोटीन होते हैं जो सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये ट्रिगर प्रोटीन जो होते हैं ये सेल साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, एक फेज से अगली फेज में ये शिफ्ट करते हैं, ठीक है। CDK मॉलिक्यूल एंड साइक्लिन्स ड्राइव दिस सेल फ्रॉम वन फेज टू द नेक्स्ट। मैंने कहा ना CDK मॉलिक्यूल और साइक्लिन सेल को एक फेज से अगली फेज में शिफ्ट करते हैं, और ये जो शिफ्टिंग होती है ये बगैर स्पेसिफिक प्रोटीन के ये नहीं हो सकती है। देखिए अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है समझने के लिए। दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मॉलिक्यूल कैन बी कंपेयर्ड विद एन इंजन एंड साइक्लिन्स विद ए गियरबॉक्स। के तो वो कहते हैं जो CDK है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, ये क्या है? ये एक प्रकार से ये इंजन के समान है, ठीक है। और इस इंजन का जो गियर बॉक्स है वो क्या है? वो है साइक्लिन इज दी गियर बॉक्स। के यदि गियर बॉक्स नहीं होगा तो इंजन अपनी स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। यानी इंजन जो है काम कौन कर रहा है? काम इंजन कर रहा है, पर इंजन को जो है कि इंजन को किस मोड में काम करना है, इंजन को किस दिशा में काम करना है, कितना तेज काम करना है, ये सारा कंट्रोल है। इंजन का कंट्रोल किसके पास होता है? भैया आप कार चलाते हैं, आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक में क्या होता है? इंजन होता है और गियर बॉक्स होता है ना गियर के पहला गियर डाल दिया दूसरा गियर। भाई मैं स्कूटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो है वो स्कूटी के अंदर ऑटोमेटिक गियर होते हैं, ऑटोमेटिक गियर होते हैं उसमें भी। तो जो गियर बॉक्स होता है ना बेटा वो क्या करता है? वो इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है उठ के। तो वास्तव में यहां पर क्या है एनालॉजी दिया उन्होंने कहा कि गियर बॉक्स जो है वो डिसाइड करता है कि इंजन को आगे चलना है या रुकना है। मतलब हमने यदि गाड़ी को न्यूट्रल में रखा है, हमने न्यूट्रल गियर में रखा है, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी आगे गाड़ी जहां है वहीं रखी रहेगी। हमने गियर डाल दिया, हमने आगे वाला फॉरवर्ड गियर डाल दिया, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी गियर डाला हमने, गाड़ी अब आगे बढ़ेगी। रिवर्स डालेंगे गाड़ी पीछे जाएगी। तो एक्चुअली में गियर बॉक्स डिसाइड करता है ये कि इंजन को हमें रोक कर रखना है, आगे बढ़ाना है, क्या करना है हमें, ठीक है ना।
तो इसका मतलब जो दिशा दिखाने वाले यानी सेल साइकिल कंट्रोल में जिन मॉलिक्यूल को हम गियरबॉक्स के समान कह सकते हैं वो साइक्लिन है, और जो इंजन के समान है वो सीडी के काइनेज है, और दोनों को मिला के हम इंजन ऑफ सेल साइकिल हम कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है इंजन के, तो इंजन का अपना एक मैकेनिज्म होता है, काम करने का तरीका होता है, तो वो इस वैसे के बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ ये जो इंजन है ये एक दिशा में काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहा है। सेल साइकिल में भी क्या होता है, सीडी के काइनेज और साइक्लिन ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2001 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू द लीलैंड एच हार्टवेल, टिम हंट एंड सर पॉल एम नर्स। वेरी IMP। और किसके लिए मिला इनको? फॉर द डिस्कवरीज ऑफ की रेगुलेटर ऑफ दिस सेल साइकिल। ये इनको सेल साइकिल के जो की रेगुलेटर्स हैं, साइक्लिन, सीडी के काइनेज, ये कैसे काम करते हैं, क्या तरीका काम करने का, ये सब बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, क्लियर? तो 2001 का नोबेल प्राइज किसको मिला? ये मिला इनको लीलैंड एच हार्टवेल, टिम हंट, सर पॉल एम नर्स को ये प्राइज मिला बेटा। क्लियर? ठीक है। तो बोर नहीं है ये, यानी आपको बता दूं मैं, सेल डिवीजन एक ऐसा हिस्सा है जिससे 90% स्टूडेंट डरते हैं, यानी सेल साइकिल, सेल डिवीजन से बहुत बच्चे डरते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल आपने क्रोमोसोम को पढ़ा अच्छे से, तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन रेटिकुलम है, जो सेंट्रोमियर है, जो काइनेटोकोर है, स्पिंडल फाइबर है, माइटोटिक पोल है, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, आगे बढ़ेंगे हम। सेल डिवीजन सबसे आसान चैप्टर में से एक रहेगा, सबसे आसान चैप्टर। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे बेटा इसका, समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हम सेल साइकिल क्या होता है तो एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पे, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच ऑकर्स बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल एंड इट्स डिवीजन इनटू डॉटर सेल इज कॉल्ड द सेल साइकिल। देखो सिंपलेस्ट डेफिनेशन, एनसीईआरटी के डेफिनेशन के बाद हमने एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिया, जैसा कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो मैंने कहा आपसे कि घटनाओं का वह क्रम, घटनाओं का वह क्रम जो एक कोशिका के बनने से उसके पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने के मध्य होता है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑकर्स बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल एंड इट्स डिवीजन इनटू द डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। घटनाओं का वह क्रम जो एक कोशिका के बनने से इसके पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने के मध्य होता है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। क्लियर? ठीक है। बिफोर डिवाइडिंग ए सेल मस्ट डबल इट्स मास एंड डुप्लीकेट ऑल इट्स कंटेंट। भाई सिंपल सी बात है, एक सेल को जो है डिवाइड करने के पहले ग्रो करना पड़ता है, ताकि कि बनने वाली डॉटर सेल के अंदर इतना कंपोनेंट प्रेजेंट हो, इतने सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट हो कि वो अपना जीवन शुरू कर सके। ठीक है ना, लिखा इसमें, बिफोर डिवाइडिंग ए सेल मस्ट डबल इट्स मास एंड डुप्लीकेट इट ऑल इट्स कंटेंट सो दैट द न्यू डॉटर सेल कंटेनिंग ऑल द कंपोनेंट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट विच आर नीडेड टू बिगिन द लाइफ। क्या? विभाजन के पहले एक कोशिका को अपने द्रव्यमान को, जो हिंदी वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूं उसको हिंदी में नोट करो उसको, ठीक है ना, तभी बोल रहा हूं मैं। विभाजन के पहले एक कोशिका को अपने द्रव्यमान को दुगना करना होता है, अपने समस्त घटक को द्विगुणित करना होता है, अपने समस्त घटक को द्विगुणित करना होता है, जिससे कि नई बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में इतने घटक उपस्थित रहें कि वह अपने जीवन की शुरुआत कर सके। जिससे कि नई बनने वाली पुत्री कोशिका में इतने घटक उपस्थित रहे कि वो अपने जीवन की शुरुआत कर सके। ठीक है ना बेटा, है ना? Before dividing, a cell must double its mass and duplicate all its content so that the new daughter cell contains all the component in the required amount which are needed to begin the life. ठीक है ना? अब इसका मतलब सेल साइकिल में सबसे बड़ा अधिक समय मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें लगता है? वो लगता है डिवीजन की तैयारी करने में। जैसे बताइए, अरे ये तो वैसी वाली बात हो गई, ये तो नीट वाली बात हो गई कि भाई नीट वाले एग्जाम कितनी देर का होता है? 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का ये नीट का एग्जाम है। तैयारी में लगता है पूरा, ठीक है, 1 साल या 1 से अधिक साल।
ठीक है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर नीट की तैयारी में सच में कितना वक्त लगता है। देखो बेटा, पूरे डिवोशन से पढ़ेंगे आप ये मानकर चलिए, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कोई गलत फहमी मत रखिएगा। ये क्या होता है कि लोग है ना कि मोटिवेशन के नाम पे जो है वो गलत बातें भी बोलते हैं। मैं कहता हूं कोई गलत फहमी दिमाग में मत रखिएगा कि नीट का एग्जाम जो है वो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, और उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको डेडिकेटेड, ठीक है, पूरे समर्पण के साथ कम से कम 1 वर्ष का समय देना पड़ेगा। यदि आप 12th क्लास में भी हैं और आप 1 साल अच्छे से दम से पढ़ लेंगे ना, तो एग्जाम एक बार में निकलेगा। मेरे एक टीचर हुआ करते थे जो है, जब मैं पढ़ता था तो उस जमाने में जब मैं MBBS कर चुका था और मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था। अब देखो, मैं बार बार यूपीएससी एग्जाम पर इसलिए लेता हूं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप बार बार यूपीएससी क्यों बोलते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कहा इस बारे में। देखो बेटा, है ना, वो एक ऐसा एग्जाम था जिसको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लाइफ में मैं एक ही एग्जाम में फेल हुआ और वो है यूपीएससी कट के, और मैंने उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया था। ये बात अलग है कि मैं नहीं निकल पाया या मेरी मेहनत में कोई दिशा गलत रही होगी, कोई तो गलती मैंने की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कोई गलती ना की हो और मैं नहीं निकाल पाया। उठ के मैं किस्मत, ये कि मेरी किस्मत नहीं थी या ऐसा था वैसा था, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूं मैंने कोई गलती की थी। ठीक है, तो मेरे एक टीचर थे उस समय एंथ्रोपोलॉजी के, NK वैद सर। मैंने एक बार उनसे पूछा, सर ये जो IAS का एग्जाम है इसे निकालने के लिए कितना अटेम्प्ट लगेगा, मतलब कितने साल पढ़ना पड़ेगा। पूछते तो डॉक्टर हो तुम? हमने कहा सर। कौन से कॉलेज से पढ़ाई की तुमने? हमने कहा सर गवर्नमेंट मेडिकल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो अच्छा कॉलेज है। हमने कहा हाँ सर। क्या रैंक था तुम्हारा PMT में? हमने बताया रैंक में मेरा इधर 7th रैंक था, उधर इतना रैंक था। के तो बोलते कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है PMT निकालने में कितना सा वक्त लगेगा? मैंने कहा सर 1 साल को अच्छे से पढ़ ले तो निकल जाएगा एग्जाम PMT का, उसमें क्या है। बोले बस वही फंडा दुनिया में हर एग्जाम का है कि तू 1 साल अच्छे से पढ़ लेगा डॉक्टर तो निकल जाएगा, और निकलने के लिए 1 अटेम्प्ट काफी होता है, और नहीं निकलने के लिए आप तुम 100 अटेम्प्ट भी दोगे तो नहीं निकलेगा एग्जाम, नहीं निकलेगा, क्योंकि 100 अटेम्प्ट के नंबर जोड़ लोगे तो भी नहीं निकलेगा एग्जाम। बात दिल को छू गई। उस समय एक हमारा सीनियर था उस समय हम तैयारी करते हैं, अकुन सबरवाल। वो लड़का जो है वो बीट सीनियर क्या, वो हमारे उसी कोचिंग से वो सिलेक्ट हुआ था, वैद्स ICS कोचिंग था उसमें। वो केवल वो जो है वो डेंटिस्ट था। उसने 8-10 महीने तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका अच्छा सिलेक्शन हो गया, और वो प्रॉपर में जो है वो शायद पंजाब कैडर है कहीं पर IAS है वो। बहुत सारे डॉक्टर देखो, जिन लोगों का यदि यूपीएससी ड्रीम है ना, मैं बिल्कुल डिबेट नहीं करता आपको, लेकिन ये है कि जिनको ये लगता चाहिए ना, तो पहले अपना करियर सेव कर लो। डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि तुम कुछ मत करोगे, तुम एक पेन लेके, एक टेबल लेके कहीं बैठ जाओगे और सामने एक पट्टी लगा लोगे प्रिंट आउट निकाल के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रावत या डॉक्टर जितेंद्र के डिग्री, अपना बकायदा डिग्री विग्री लिख के आप लगा दोगे सामने, और आप पेन और कॉपी लेके बैठ गए, आपको कुछ पेपर लेके, मरीज आपके पास थोड़े समय में आने लगेगा। ऐसा जो है वो प्रोफेशन है, ऐसा डिग्री है ये कि जो चलता फिरता आदमी अपने आप में एक पूरा का पूरा जो है वो एक पूरा प्रोफेशनल व्यक्ति जो होता है ना, कि भाई जहां जाएंगे आप वहां आपकी वैल्यू है, ज्ञान की वैल्यू है आपके। ठीक है भाई, अब से हम इसको कंपेयर करें IAS से। भाई IAS में मान लीजिए कोई कारण से सरकार ने निकाल दिया किसी व्यक्ति, कोई हो गया इश्यू हो गया, गवर्नमेंट ने निकाल दिया, जैसे पद से निकाला, पोस्ट खाली, तो अब आप केवल ये बोलोगे कि भूतपूर्व IAS। अब आप IAS नहीं रहे, खत्म। अब आप कहीं बैठ जाओगे कॉपी पेन लेके, आप बोलोगे भैया मैं तो IAS हूं, मैं साइन कर दूं, लोग बोलेंगे पागल है क्या, निकाल दिया तुमको, तो भाई तुम तो नहीं हो अभी IAS। डॉक्टर बोलेगा कि मैं सरकारी अस्पताल में 10 साल था, मैंने छोड़ दी नौकरी, निकाल दिया मेरे को, अब बैठा हूं मैं, जाओ मेरे पास। लोग बोलेंगे हाँ भाई डॉक्टर साहब बताओ हमको ये तकलीफ है, क्योंकि उसे मालूम है कि डॉक्टर का कुछ नहीं छीना है, डॉक्टर का कुछ छीन ही नहीं सकता कभी, डॉक्टर का कभी कुछ छीन ही नहीं सकता है। कोई पद है वो छीन सकता है, पर जो जहां पर है वो कैसे छीन लोगे भाई, नहीं छीन सकते। इसलिए मेडिकल इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन, टॉप मोस्ट। इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं ये आपके, तो आप यदि यूपीएससी के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी क्या है, उसमें भी ये है कि पहले डॉक्टर बनिए, और देखिए आप यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, मैक्सिमम टॉपर आपको IIT मिलेंगे। अरे भाई ऐसे ही था तो IIT क्यों किया उन लोगों ने, उन्हें मालूम था कि पहले सिक्योर कर लो अपने आप को, उसके बाद फिर रिस्क लेंगे। ठीक है, फिर वो वाला रिस्क लेंगे। तो वैसी मेडिकल प्रोफेशन है।
पहले सिक्योर कीजिए अपने को, इसलिए फोकस कीजिए बिल्कुल के। तो मेरा कहने का मतलब था कि नीट का एग्जाम तो 3 घंटे में होगा, तैयारी तो पूरा आपने 1 साल इससे अधिक किया आपने। तो मैं कहता हूं डेडिकेटेड आप 1 साल पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में आप फोड़ कर आ पाएंगे। 1 साल के डेडिकेशन चाहिए। अब इस डेडिकेशन को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो प्रॉब्लम है बेटा। फिर आप बोलोगे सर मैंने ऐसा किया मेरा नहीं हो रहा है, तो देखो बेटा एक बात बता दूं मैं फुट के, मैं आपको सांत्वना दूंगा, मैं बोलूंगा कि बेटा हाँ कोई बात नहीं है। दुनिया आपको बोलेगी, आपके हितैषी दिल के करीब में बोलेंगे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। जो बुरा चाह रहे थे वो तो खुश रहेंगे कि चलो अच्छा, हमने तो पहले ही कहा था तुम्हारा नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। पर सच्चाई वही है ना कि आपने 1 साल ईमानदारी के साथ उस प्रतियोगिता के लिए आपने ठीक से नहीं पढ़ा था, इसीलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अब आप उसमें 50 तर्क दे दिया, ऐसा तर्क वैसा तर्क, ये लॉजिक वो लॉजिक, नहीं, पर एंड रिजल्ट इज दैट कोई तो निकला है, और जो निकला है वो पढ़ा होगा, तुमसे बेहतर पढ़ा होगा इसलिए निकला है ना बेटा। तो ऐसा अफसोस कभी ना हो, इसलिए अभी से अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो सेल साइकिल है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है तैयारी करने में, ग्रोथ फेज में टाइम लगता है के, और इसके बाद फिर सेल डिवाइड करती है, जब डिवाइड करती है उसे हम डिवीजन फेज कहते हैं। क्लियर, ठीक है। हॉवर्ड और पेल्क ने सेल साइकिल को 4 फेजेस में बांटा के, हॉवर्ड एंड पेल्क डिस्कवर्ड 4 स्टेजेस इन दिस सेल साइकिल। हॉवर्ड और पेल्क ने कोशिका चक्र में 4 अवस्थाओं को बतलाया, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, ठीक है बेटा, ठीक। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके ऊपर, phases of the cells of cell cycle, a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell। देखिए इन्होंने किसका एग्जांपल लिया, इन्होंने ह्यूमन सेल का एग्जांपल लिया है, ठीक है, ठीक। और ह्यूमन सेल जो होती है, ह्यूमन जो सेल होती है ये 24 आवर में के ये डिवाइड करती है इन एवरी 24 आवर के, ये हर 24 घंटे में एक बार ये डिवाइड करती है, ठीक है। और यदि इसमें हम देखें तो आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम केवल 1 घंटे का वक्त जो होता है वो माइटोटिक फेज का होता है, बाकी 23 घंटे का पूरा समय जो है वो ग्रोथ फेज का, इंटरफेज का होता है, ठीक है। तो ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल, दिस सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 ईयर, आंकड़ा याद रखिएगा इसके। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी की हर सेल जो है वो 24 आवर में डिवाइड नहीं करती है। जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, एक बार बचपन में बन गए ना, जब बर्थ के समय बन गए, तब से लेके अब तक वो डिवाइड नहीं किए। न्यूरॉन्स हमारे उतनी संख्या में शुरू से, उनकी संख्या ना बढ़ सकती है, घट इसलिए सकती है यदि कोई न्यूरॉन मर गया तो वो खत्म हो गया, लेकिन बढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरा, एक लिवर सेल जो होती हैं वे अपने आप को लगातार रिपेयर कर, क्योंकि लिवर सेल को क्या होता है, उनको लगातार आपकी बॉडी के जितने भी जहर है, टॉक्सिन है, सबको लिवर सेल जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है। तो उनको लगातार कई सारे केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, तो उनको डैमेज भी अधिक होता है, तो उनका रिपेयरिंग फास्ट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं और उन ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग है, और हर फंक्शन की जो सेल्स है उसके डिवाइड करने का अपना एक टाइम पीरियड है, अपना उसका एक टाइम पीरियड है। तो इसलिए क्या लिखा एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने लिखा दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वेरी करता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप के, एंड सेल के अलग अलग टाइप पर, जैसे कि WBC का डिवीजन अलग प्रकार से होगा बेटा के, स्किन सेल का अलग प्रकार से होगा आपका के, ठीक है, लिवर सेल का अलग प्रकार से होगा, नेफ्रॉन का अलग प्रकार से होगा, तो ये उससे वेरी भी करता है। पर एक एवरेज हमने कहा कि एक जनरल यदि हम ह्यूमन चिक सेल को ले हम तो हम पाएंगे कि 24 आवर में सेल एक बार डिवाइड करती है। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू दी सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट, ईस्ट 90 मिनट में डिवाइड करता है, ठीक है। सेल साइकिल में 2 मूल अवस्थाएं होती है, एक होता है बेटा वृद्धि फेज, इंटरफेज, जिसको क्या बोला हमने, इसमें क्या होता है, जो कि वास्तव में होता है ये ग्रोथ फेज। क्या होता है ये, वास्तव में ये होता है ग्रोथ फेज या इंटरफेज। दूसरा होता है एम फेज या माइटोटिक फेज, ठीक है। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the actual cell division of or mitosis occurs। M phase वो अवस्था होती है जब वास्तव में सेल डिवाइड होती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब ये है कि
पूरे साल तैयारी किया आपने और 3 घंटे में आपने जो करना था वो करके आप आ गए, बढ़िया, अच्छा करके आप आए, टॉप भी कर लिया आपने एग्जाम में, अच्छी रैंक में सिलेक्ट हो गया आपके। तो याद रखिए, पूरे साल की तैयारी को आदमी नहीं देखा, वो 3 साल का 3 घंटे का जो परफॉर्मेंस है ना, वो परफॉर्मेंस ही फाइनली रिकॉर्ड हुआ। ऐसे ही होता है कि सेल साइकिल में मोस्ट ऑफ द टाइम तो ग्रोथ हो रही होती है, तैयारी हो रही होती है, और जो सबसे ड्रामेटिक अवस्था है जहां पर बड़े बड़े परिवर्तन, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, डिवीजन, वो सब दिखाई पड़ता है, वो माइटोटिक फेज होती है। कि The interphase represent the phase between the two successive M phase के इंटरफेज 2 M phase के बीच का टाइम पीरियड है। It is significant to note that, इस बात को याद ध्यान रखिएगा, in 24 hour average duration of cell cycle of human cell के 24 आवर की जो सेल साइकिल है उसमें सेल डिवीजन प्रॉपर, मतलब जो M phase है वो केवल 1 घंटे का होता है, ओनली 1 आवर होता है। मतलब 95% से अधिक टाइम केवल किस में निकलता है, वो इंटरफेस में होता है। मोर देन 95% टाइम कहां लगता है बेटा, वो इंटरफेस के दौरान लगता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्लियर। अब द एम फेज स्टार्ट्स, अब देखो सबसे पहले बेटा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और एक बार न्यूक्लियस डिवाइड कर गया उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा मतलब क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे हम। जो डुप्लीकेटेड डीएनए था उनको हम डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड करेंगे इनको हम के, और इसके बाद हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमने डीएनए को डुप्लीकेट कब किया था, हमने डीएनए को डुप्लीकेट किया था हमने कहां पर, हमने एस फेज में। और अब हम जब सेल डिवीजन में जाएंगे तो वहां पे हम क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे। तो केरोकाइनेसिस मतलब है कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, मतलब ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा, ये हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का विभाजन। और नाभिक के विभाजन का मतलब ये होता है बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियर कंटेंट है उनको हम बराबर मात्रा में बांट लेते हैं। यानी जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो जो डुप्लीकेट डीएनए था उसको आधा आधा बराबर बांट लिया जाता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। द इंटरफेस दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, हालांकि इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि यहां पे हमको ड्रामेटिक परिवर्तन, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, वो सब देखने नहीं मिलता हमको। चुपचाप साइलेंटली यहां पर काम हो रहा होता है, ठीक है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। क्या बोला उसने, कहा कि इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, जब सेल अपने डिवीजन की तैयारी कर रहा होता है। इस समय वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, अपनी ग्रोथ करता है, बकायदा एक ऑर्डरली मैनर में, एक सीक्वेंस के साथ करता है, ठीक है। और इंटरफेस में जो अवस्थाएं होती है, जो फेज होती है, वो क्या होती है, वो होती है गैप 1 फेज, G1 फेज, सिंथेटिक फेज, S फेज, और गैप 2 फेज मतलब G2 फेज। ये इंटरफेस की 3 अवस्थाएं, और तीनों को सीक्वेंस के साथ हमें याद रखना है। सबसे पहले G1 फेज होती है, देन S फेज होती है, फिर G2 फेज होती है, ठीक है, क्लियर। देखिए अब ये वाला फ्लो चार्ट सबकी कॉपी में होना चाहिए कि एवरीवन शुड नोट दिस फ्लो चार्ट, बेटा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। आप सब लोग अपनी कॉपी में इस फ्लो चार्ट को बना लेंगे। माइटोटिक फेज का मतलब है कि इंटरफेस के बाद क्या आएगा, माइटोटिक फेज आएगा। माइटोटिक फेज में क्या होगा बेटा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलोगे आप, कैरियोकाइनेसिस बोलोगे। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे आप, साइटोकाइनेसिस बोलोगे आप, ठीक है, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे आपके। फिर कैरियोकाइनेसिस 2 प्रकार से होता है, माइटोसिस से हो सकता है और मियोसिस से हो सकता है। माइटोसिस से होगा तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होंगे, 2n सेल से 2n सेल बनेगी, n वाली सेल से n वाली सेल बनेगी, मतलब नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर में परिवर्तन नहीं होगा। मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा, 2n से सेल क्या हो जाएगी, n, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो वो 2 प्रकार से होगा, सेल फरो मेथड से होगा एनिमल सेल में, और सेल प्लेट मेथड से होगा वो प्लांट सेल में। मतलब ये है कि अब हमको पूरे सेल साइकिल में क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस की 3 अवस्थाएं, जीवन में क्या होता है वो देखना है हमको, एस फेज में क्या होता है वो देखना है हमको, G2 फेज में क्या होता है वो देखना है हमको, सब डिटेल में देखना है हमको। फिर एम फेज में हमें देखना है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस में पढ़ना है हमको माइटोसिस और मियोसिस। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या देखना है हमको देखना है सेल फरो मेथड और सेल प्लेट मेथड को हमको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। देखिए
आप इस एनिमेशन को देखिए, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या कर रहा है के। देखिए ना, ये एक सेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होते हैं, ये हमें इस एनिमेशन के जरिए दिखाई पड़ रहा है ना, कैसे सेल डिवाइड करती है। ठीक है, ठीक, देखिए अब इस है ना, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड किया। अब देखिए एनिमेशन की शुरुआत, ये क्रोमोसोम अपने आप को कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस हो चुके क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए यहाँ पे। अब सेल डिवीजन एम फेज शुरू हो चुका है पूरा का पूरा। क्या आप देख रहे हैं आप यहाँ पे कि आपको मेटाफेज दिखाई पड़ रहा है हमको, ये एनाफेज दिखाई पड़ रहा है हमको, टीलोफेज शुरू हो गया, टीलोफेज पे आ गया। अब देखिए दो डॉटर न्यूक्लियर यहाँ पर बन गए ना। अब पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड किया। देखिए दिस इज द कैरोकाइनेसिस की क्रोमोसोम के थ्रेड कैसे अपने आप को कंडेंस कर रहे होते हैं, कैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही होती है, सेंट्रोसोम कैसे माइटोटिक स्पिंडल को बनाते हैं, और उसके बाद क्रोमोसोम कैसे अपने आप को प्लेट पर अरेंज करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर मैंने कहा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर होती है, फिर साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ध्यान से एनिमेशन देखिए, ये एनिमेशन बहुत सारी कहानी बतला रहा है आपको कि कैसे क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बना, फिर कैसे न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस बन रहा है, फिर कैसे क्रोमोसोम अपने को मेटाफेज में अरेंज कर रहे हैं, कैसे एनाफेज में टूट गया डॉटर क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर जा रहा है, फाइनली कैसे टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो गया है और साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बट गया है ना। फैंटास्टिक एनिमेशन। ठीक है, ये हम बात करें कि ये देख रहे हैं हम सेल प्लेट मेथड से जो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है प्लांट सेल में, उसको हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब लिखते हैं कुछ चीज। द टर्म माइटोसिस एंड म्यूसिस आर कंसर्न विद कैरोकाइनेसिस के। माइटोसिस और म्यूसिस शब्दों का संबंध कैरियोकाइनेसिस से है, याद रखिएगा। ठीक है, The interphase is the most active phase of the cell cycle. Interphase सेल साइकिल की, कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था होती है। इसको एनर्जी फेज भी कहते हैं, इसे ऊर्जा प्रावस्था या ऊर्जा अवस्था भी कहते हैं। The best part for the study of mitosis, माइटोसिस का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा भाग जिसका हम आसानी से लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, that is the root tip cell of onion. ऑनियन की रूट टिप सेल होती है, the root tip cell of onion. ठीक है, बेस्ट पार्ट ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस, रूट टिप सेल ऑफ ऑनियन। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट फॉर द स्टडी ऑफ म्यूसिस द एंथर ऑफ द फ्लावर। म्यूसिस की स्टडी करना हो तो फ्लावर का एंथर जो होता है सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, एंथर ऑफ द फ्लावर। एंथर क्या होता है बेटा, ये फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है ना, उसका एक हिस्सा होता है एंथर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, व्हेन सेंट्रियोल पार्टिसिपेट इन माइटोसिस, जब माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में सेंट्रियोल भाग लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड सेंट्रिक और एस्ट्रल माइटोसिस। एग्जांपल है एनिमल सेल। जब सेंट्रियोल माइटोसिस में भाग लेते हैं तब इसे सेंट्रिक या एस्ट्रल और एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एग्जांपल है इसका एनिमल सेल। व्हेन सेंट्रियोल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द माइटोसिस, जब सेंट्रियोल माइटोसिस में भाग नहीं लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड एसेंट्रिक और एनेस्ट्रल माइटोसिस। तब इसे एसेंट्रिक या एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एसेंट्रिक या एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। जब सेंट्रियोल माइटोसिस में भाग नहीं लेते तब इसे एसेंट्रिक या एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल प्लांट सेल। ठीक है, तो याद है ना, एस्टर रेस सेंट्रियोल कहां दिखाई पड़ते हैं, एनिमल सेल में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। तो आज क्या देखा हमने कि सेल साइकिल क्या होता है, तो एक प्रकार से उसका पूरा ओवरव्यू देखा हमने। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा कि G1 फेज क्या, S फेज क्या, G2 फेज क्या, क्या परिवर्तन इसमें होते हैं। तो ये जितने लेक्चर सेल साइकिल और सेल डिवीजन के हैं, कोई भी लेक्चर को बेटा मिस मत करना, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बिल्कुल आप जो है वो ये मानकर चलिएगा कि अभी आप ट्रेनिंग के अगले फेज में आप आने वाले हैं, तो अभी आपको एकदम सिंसियर होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कई चैप्टर में हमारे जो बड़े मेजर, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सबसे बड़ा चैप्टर होता है, कवर हो गया हमारा। अब बाकी के चैप्टर थोड़े फास्ट स्पीड में चलेंगे बेटा, तो आपको स्पीड के अकॉर्डिंग अपना को मैच करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself.
It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.